हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजीफ्लाई में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जो हमारी रैपिड फायर सीरीज चल रही थी सामान्य विज्ञान की, जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम पर्यावरण अध्ययन की रैपिड फायर सीरीज कंप्लीट करा चुके हैं। उसके बाद हम सामान्य विज्ञान की जो रैपिड फायर सीरीज है उसमें भौतिक रसायन हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम शुरू कर रहे हैं रसायन विज्ञान, जिसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं। जितने भी प्रश्न आपके यूपीपीसीएस और आरओ में पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को हमने रैपिड फायर सीरीज के माध्यम से कंप्लीट करने का निर्णय लिया है। तो इसमें आज ये रसायन विज्ञान की क्लास पहली होने वाली है। वैसे ये सामान्य विज्ञान की क्लास 6 है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। तो बढ़ते हैं, चलिए पहले प्रश्न की तरफ। नाभिक के आकार की कोटि होती है, ये आपका यूपीपीसीएस आरओ 2017 मेंस में पूछा गया है। तो नाभिक के आकार की कोटि 1 × 10⁻⁻15 मीटर होती है, इसको आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मूलभूत कण है क्या है? क्वार्क जो होता है ये आपका मूलभूत कण होता है। आगे बात करें एक नाभिकीय गुण है, तो रेडियोधर्मिता जो है आपकी, ये एक नाभिकीय गुण है, रेडियोधर्मिता। बात करें अगले प्रश्न की। पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो, वह है क्या है? अणु बोलते हैं उसको, मॉलिक्यूल बोलते हैं उसको। पदार्थ का वह लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो, क्या है? उसको मॉलिक्यूल, अणु बोलते हैं, मुक्त अस्तित्व की क्षमता होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। इंग्लिश में इसको आइसोटोप्स कहते हैं, समस्थानिक को आइसोटोप्स। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है दोस्तों, उनको क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जितने भी प्रश्न हमने लिए हैं वो सभी कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसलिए आपके लिए एक एक प्रश्न आपको बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और वैसे भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ से परख सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी है, और एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा दोस्तों, रिवीजन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न हो, क्या परमाणु भार भिन्न हो परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, वो क्या कहते हैं? क्या कहलाते हैं? समस्थानिक बोलते हैं उनको। तो एक ही प्रश्न है दोस्तों, ऊपर का और नीचे का जो प्रश्न है वो एक ही प्रश्न है कि यदि परमाणु भार जो है भिन्न भिन्न हो लेकिन परमाणु क्रमांक समान हो तो उनको ही समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक अणु परमाणु कण नहीं है क्या? ड्यूट्रॉन जो है एक अणु परमाणु कण नहीं है। आगे बात करें परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, पी और एन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु से नाभिक से बाहर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बाहरी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो ये आपका यूरेनियम है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया? चैडविक ने किया। प्रतिकण युग्म है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को क्या कहा गया है? प्रतिकण युग्म कहा गया है। चलिए अब देखते हैं रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो के कारण पानी निकलता है? किसके? पराशरण के कारण जो है, यदि खीरे को काटकर उस पर नमक डालते हैं तो खीरे से पानी निकलने लगता है, तो वो किस कारण निकलता है? ये वो प्रश्न पूछा गया। तो आप बताएंगे कि पराशरण के कारण निकलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शुष्क बर्फ कहते हैं किसको? कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। ये भी आप याद रखिए, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे बात करें पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है।
जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ की यदि हम बात करें तो वो हीरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े बात करें। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ये बार-बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो पानी का घनत्व है वो अधिकतम होता है कितना, 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होंगे, क्रम से बढ़ेंगे और घटेंगे। मतलब जब साधारण पानी में आप साधारण नमक मिलाते हैं तो जो पानी का जो क्वथनांक बिंदु है और हिमांक बिंदु है, पहले क्या होगा, क्वथनांक बिंदु क्रम से बढ़ेगा और फिर घटेंगे। ठीक है, पहले बढ़ेंगे फिर घटेंगे, आपको याद रखना है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। यदि आपकी कोई भी लोहे की चीज है, लोहे की छड़ है, तो यदि उस पर जंग लग जाए लोहे की, जैसे आपका दरवाजा हो गया, तो जितनी भी चीज है लोहे की, उस पर जंग लगने से उसका जो भार है वो बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना है। तो जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से पिछली परीक्षाओं में पूछे गए वो भी कवर हो गए। चलिए अब देख लेते हैं अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनको भी एक बार देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कांच का वह प्रकार जो पराबैंगनी किरणों को काटता है, क्रुक्स कांच उसे कहते हैं। कांच का वह प्रकार जो पराबैंगनी किरणों को काटता है उसे क्या कहते हैं, क्रुक्स कांच के नाम से जाना जाता है, जो कि यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2021 में आपका यह प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहें और दोस्तों हमें सपोर्ट करें ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए वीडियोस लाते रहें। और दोस्तों हम रैपिड फायर सीरीज जो कि आरओ एआरओ के, स्पेशली आरओ और एआरओ के लिए हम चला रहे हैं रैपिड फायर सीरीज। हर सब्जेक्ट की रैपिड फायर सीरीज हम लाएंगे दोस्तों एग्जाम से पहले। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जीएस की जो रैपिड फायर सीरीज है, ये आरओ एआरओ नहीं, ये आपका पीसीएस हुआ या जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो या एसएससी सीजीएल एसएससी एमटीएस वगैरह हो, जहां पर जीएस से प्रश्न बनते हैं, उनके लिए, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, तो उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो प्लीज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि कंप्लीट जीएस रैपिड फायर सीरीज हम इस पे कराने वाले हैं और भी जो सब्जेक्ट हैं उनको भी हम धीरे धीरे कवर कराएंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सफेद रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है, इसके लिए जिम्मेदार घटना क्या है, व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन थे, तो खान बहादुर खान। तो दोस्तों ये प्रश्न गलती से यहाँ पे आ गया है, जो कि आपका हिस्ट्री से संबंधित है। चलिए मॉडर्न हिस्ट्री से आगे बढ़ते हैं। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। जल में आसानी से घुलनशील क्या है, अमोनिया है। आगे बात करें, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mHg है तो इसका उल्लेख है जिसे तात्पर्य मरकरी से है, किसे, मरकरी से है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड का, इसका जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 विलयन का प्रयोग करते हैं। ये आपका अनअपघटित AgBr को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट में संकुल के रूप में निकालने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि फोटोग्राफी की प्लेट पर परत जो चढ़ाई जाती है वो सिल्वर ब्रोमाइड की होती है, सिल्वर ब्रोमाइड की। आगे बात करें, वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है उसे सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। सोडियम थायोसल्फेट के नाम से उसे जानते हैं। आगे बात करें, हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था, इसमें प्रयुक्त रसायन था वो शरीन गैस थी दोस्तों। जो सीरिया के गृह युद्ध हुआ था उसमें जो रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था वो कौन सी थी, शरीन गैस थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी में जल प्रदूषक के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन की। जो नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए जो घुली हुई मात्रा मापी जाती है वो ऑक्सीजन की होती है, जिसको BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड
के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे आप। आगे बात करें कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है तो सिल्वर आयोडाइड है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रयुक्त होता है, जहां पे वर्षा नहीं होती इसके माध्यम से सिल्वर आयोडाइड के माध्यम से वहां पे कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, तो उसमें ये प्रयुक्त पदार्थ जो है सिल्वर आयोडाइड है आपका। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आगे बात करें सड़कों पर काम करने निकला कलई वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है, तत्व बना होता है तो जस्ता का ये बना होता है दोस्तों। किसका? जस्ते का ये बना होता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ क्या है? क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों ही आपको निश्चेतक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। बेहोशी जो निश्चेतक होता है बेहोश करने के लिए होता है, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है फास्फोरस का। इसका फास्फोरस का माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग में होता है वो है कौन से? रेत, सोडा और क्वार्टज। ये आपके कांच के निर्माण में कच्चा माल प्रयोग होता है वे हैं। आगे बात करें मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण कौन सी है? अमोनिया होती है वो। जब आप मूत्रालयों के पास जाएंगे तो आपको एक नाक में चुभने वाली गंध जो कारण होता है वो कौन सी? अमोनिया की ये गंध होती है। आगे बात करें बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं तो टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं? टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। आगे बात करें गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में मुख्य प्रयोग किया जाता है किसका? जस्ता का प्रयोग किया जाता है। किसका? जस्ता का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु खनिज एवं अयस्क मेटल मिनरल्स एंड ओर्स वह धातु जो तेल में संग्रहित नहीं की जाती है उसे मैग्नीशियम कहते हैं। वह धातु जो तेल में संग्रहित नहीं की जाती है उसे मैग्नीशियम कहते हैं। आगे बात करें कॉपर व एल्यूमिनियम धातुओं से बनते हैं। विद्युत के जो तार होते हैं तो कॉपर और एल्यूमिनियम के धातुओं से बनते हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वह पदार्थ जिसमें कैल्शियम विद्यमान है उसे जिप्सम बोलते हैं। वह पदार्थ जिसमें कैल्शियम विद्यमान होता है उसे जिप्सम बोलते हैं। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? भविष्य का धातु एल्यूमिनियम को कहा जाता है। आगे बात करें कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है, जो कि कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं उसे। आगे बात करें स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मिलाते हैं, क्रोमियम को मिलाते हैं दोस्तों, ये भी आप याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है कौन सी है? ये आपको बताना है। तो एंड्रोडल फुलरीन है। एंड्रोडेड्रल फुलरीन है। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है, ये आपको याद रखना है। पिच ब्लेंड मुख्य स्रोत है किसका है? यूरेनियम का। जो पिच ब्लेंड है वो मुख्य स्रोत किसका है? यूरेनियम का, ये आपको याद रखना है दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं पूछे गए हैं यूपीपीसीएस, खासकर यूपीपीसीएस और आरओ में, उन सभी प्रश्नों का समावेश हमने वीडियो इन रैपिड फायर सीरीज में किया है दोस्तों, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे ये, तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। आगे बढ़ते हैं। धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है क्या है? सोडियम। कठोरतम धातु क्या है? प्लेटिनम। मूल तत्व क्या है? रेत। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु है क्या है? सोना। अब चलिए बात करते हैं सुमेलन करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है? चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु क्या है? एल्यूमिनियम। सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर बढ़ाए जाने वाली धातु क्या है? स्वर्ण है। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक क्या है? शीशा। न्यूनतम संचालक कौन है? शीशा। एक बार फिर से देखते हैं। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है चांदी। ऊष्मा यदि विद्युत के सर्वोत्तम सुचालक की बात करें चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु क्या है? एल्यूमिनियम है। सबसे अधिक लचीले में पिटकर बढ़ाए जाने योग्य धातु क्या है? स्वर्ण, जिसको सोना बोलते हैं। चलिए एक और सूची देखते हैं। एक तरफ सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। हीरा संबंधित है आपका कार्बन से, संगमरमर संबंधित है आपका कैल्शियम से, बालू संबंधित है आपका सिलिकॉन से,
और स्नेहक संबंधित है आपका ग्रेफाइट से। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न। आभूषणों में प्रयुक्त किया जाता है जिसको क्या कहते हैं? गार्नेट। गार्नेट का प्रयोग जो किया जाता है वो आभूषणों में प्रयुक्त किया जाता है, गार्नेट। इसको आप याद रखेंगे। धातुएं ताप के अच्छी चालक होती हैं क्योंकि उनमें स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए धातुएं जो हैं वो ताप की अच्छी चालक होती हैं। चलिए बढ़ते हैं सूची, अगली सूची की तरफ। एक बार फिर से वही सूची है कि हीरा संबंधित किससे है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ और उपस्थित तत्व। हीरे में क्या उपस्थित होता है? कार्बन। संगमरमर में क्या उपस्थित होता है? कैल्शियम, ये आपको याद रखना। रेत में क्या उपस्थित होता है? सिलिकॉन। और रूबी में क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी ये 15 मिनट की वीडियो हो गई है दोस्तों। तो जितने भी प्रश्न थे वो हमने कवर किए। फिर मिलते हैं एक और रैपिड फायर सीरीज से। तो दोस्तों तब तक के लिए हमें जय हिंद जय भारत कहिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। और दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमें जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।